अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा दूसरा दिन है न्यूयॉर्क में। अभी हम होटल से निकल रहे हैं। आज हम जाएंगे एलिस आइलैंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी विज़िट करेंगे और एक दो जगह और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। अब हम वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स द सबवे स्टेशन। होटल से अभी निकले हैं, वॉक करते हुए जाएंगे सबवे स्टेशन, वहाँ से सबवे लेंगे और आगे आज का दिन हम सबवेज़ में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुजारेंगे। सबवे स्टेशन में आ गए, टिकट्स ले लिए, ट्रेन का वेट हो रहा है। ट्रेन आए तो हम आगे चलें। ग्रूव स्टेशन से हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टेशन जाना था। थोड़ी देर के बाद ही ट्रेन आ गई। बहुत सारे लोग उसके अंदर थे। ओवर क्राउडेड नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छे खासे लोग थे। और थोड़ी ही देर में ट्रेन में बैठकर हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्टेशन पर पहुंच गए। ये ना सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब है जहां सबवे की बहुत सारी लाइंस चलती हैं, बल्कि ये एक शॉपिंग मॉल भी है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हवा को कुछ पता नहीं है, तो थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे ताकि मफलर वगैरह, एयर मास्क, वो सारी चीज़ें ले लें, फिर आगे चलेंगे। अब हम चलते हुए जा रहे हैं बैटरी पार्क की तरफ, जहां से हमने फेरी लेनी है लिबर्टी आइलैंड के लिए। रास्ते में हमें मिलेगा बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद बनाया गया था, जिसको आर्टूरो दी मोदिका ने बनाया था। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है और ये एक सिंबल समझा जाता है अमेरिकन कैपिटलिज्म का। ये जगह जगह आपको दिखेंगे इस तरीके के फूड ट्रक्स, मेजॉरिटी हलाल होते हैं। लेकिन वन क्विक टिप, जब भी आप यहाँ से कुछ ऑर्डर करने लगे तो पहले प्राइस पता करें। फेरी में बैठने लगे हैं, पहले एलिस आइलैंड जाएंगे या पहले लिबर्टी आइलैंड जाएंगे, बट अभी हम लाइन में लग गए। यहाँ से हम फेरी में बैठेंगे और फिर आइलैंड की तरफ चलेंगे। सिक्योरिटी बहुत ही सख्त थी और सैकड़ों लोग थे। इंसानों के समंदर था, जैसे आप देख रहे हैं। हमें तकरीबन 2 घंटे लग गए सिर्फ इंतज़ार करते हुए। एक फेरी जब चलती थी तो तकरीबन उसको 40 मिनट लगते थे वापस आने में, और 40 मिनट के बाद फेरी वापस आती थी, दूसरे लोगों को बिठाती थी, लेकर जाती थी। सबसे पहले हम जाएंगे लिबर्टी आइलैंड, जो एक छोटा सा जजीरा है न्यूयॉर्क हार्बर में, और ये फेमस है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वजह से। तो अब हम फेरी में बैठ रहे हैं। फेरी में बैठ के हम लिबर्टी आइलैंड की तरफ जाएंगे।
लिबर्टी आइलैंड पहुंच चुके हैं, अब फेरी से निकल रहे हैं और आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। ये सारा रश है जो हमारे लेफ़्ट साइड पर है वापस जाने वालों का। इस क्रूज़ में अभी हम आए हैं, यहाँ से निकलेंगे, जाके आइलैंड देखेंगे, लोगों का रश देखें वापस जाने के लिए कितने लोगों का रश है। यहाँ से ये लोग निकलेंगे और वापस जाके एलिस आइलैंड जाएंगे। ये स्टैंटन आइलैंड की फेरी जिसको देख के स्पाइडरमैन की याद आती है। जगह जगह इन्होंने इस तरह के बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आप जब यहाँ पर आएँ किस तरीके से बेसिकली टू प्लान योर विज़िट। इन्होंने यहाँ जगह जगह इस तरीके से बोर्ड्स लगाए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑडियो टूर्स हैं, रेंजर गाइडेड टूर्स हैं, एक्सटीरियर ग्राउंड्स के मैप्स हैं, मॉन्यूमेंट एरियाज़ है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, क्या क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट। ये जो छोटा सा जजीरा आप लोगों को दिख रहा है ये है एलिस आइलैंड, न्यूयॉर्क हार्बर में ही है। 1855 से 1954 तक ये इमिग्रेशन प्रोसेसिंग सेंटर हुआ करता था। यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले यहाँ के नेटिव जो कबीले थे वो इस आइलैंड को फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल करते थे और 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान इस आइलैंड को ब्रिटिश ने भी इस्तेमाल किया हार्बर को कंट्रोल करने के लिए। मिड 19th सेंचुरी में अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट ने इस जजीरे को एक्वायर किया जहां मिलिट्री फोर्टिफिकेशन की गई सिविल वॉर के दौरान। 1890 में फेडरल गवर्नमेंट ने इस कैसल गार्डन की जगह एलिस आइलैंड को इमिग्रेशन प्रोसेसिंग सेंटर बना दिया ताकि आने वाले इमिग्रेंट्स को प्रोसेस किया जा सके। एनी मोर एक 17 साल की आयरिश लड़की थी जो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस हुई। समंदर के बिल्कुल साथ ही और हम तो इस वक्त एक आइलैंड पर हैं। पीछे हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले इस आइलैंड का नाम बेडलोज आइलैंड था जो एक अर्ली डच सेटलर के नाम पर रखा गया था, जहां मिड 19th सेंचुरी में मौलिक बीमारियों वाले मरीजों को एलिस आइलैंड से लाकर क्वारंटीन किया जाता था। 1886 में इस आइलैंड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया जो फ्रांस की तरफ से अमेरिका की आज़ादी के 100 साल पूरे होने की खुशी में तोहफा था। इसको डिज़ाइन एक फ्रेंच स्कल्पचर फ्रेडरिक अगुस्टे ने किया और गुस्ताव आइफल की मदद से इसको बनाया गया। गुस्ताव आइफल जिन्होंने बाद में पेरिस का मशहूर आइफल टावर डिज़ाइन किया। इस स्टैचू को टुकड़ों में फ्रांस से लाया गया और इन पीसेस को आइलैंड पर असेंबल करने में कई महीने लग गए। ये एक औरत का स्टैचू है जिसके सीधे हाथ में मशाल और उल्टे हाथ में एक तख्ती है जिस पर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की डेट लिखी है। 2019 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूजियम के नाम से इस आइलैंड पर एक म्यूजियम बनाया गया जो इस आइलैंड की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में बहुत मालूमात देता है। लातादाद तस्वीरों और आर्टिफैक्ट्स का एक कलेक्शन है जो फ्रांस में स्टैचू की कंस्ट्रक्शन से लेकर न्यूयॉर्क पहुंचने तक की पूरी कहानी सुनाता है। स्टैचू को असेंबल करते हुए की तस्वीर और साथ साथ इसको बनाने में किस किस तरह के टूल्स और इक्विपमेंट यूज हुए थे वो भी सब यहाँ रखे गए हैं। इससे आगे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी होती है जो 3D एनिमेशन और वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल करके स्टैचू के पेडेस्टल और ग्राउंड के अंदर का टूर करवाती है। अनफॉर्चुनेटली जितना वक्त हम यहाँ रहे मल्टीमीडिया स्क्रीन पर सिर्फ विजिटर्स की तस्वीरें वेलकम करने के लिए आती रहीं।
ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लाइफ साइज मशाल है जो किसी वक्त पे स्टैचू पे हुआ करती थी, लेकिन अब उसको निकाल के यहाँ पर म्यूजियम में रख दिया गया है ताकि जो भी विजिटर्स आएँ वो इसको देख सकें। पूरे म्यूजियम में स्टैचू से रिलेटेड लातादाद आर्टवर्क्स, तस्वीर और कलेक्टिबल्स देखने को मिलेंगे। पोस्टर्स, पोस्ट कार्ड्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स जो दिखाते हैं कि किस तरह गुजरते सालों के साथ साथ स्टैचू ने आर्टिस्ट और क्रिएटिव्स को इंस्पायर किया। इसी तरह के बेशुमार आर्टिफैक्ट्स जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिस पर पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि किस तरीके से लोग आए, क्या चीज़ हुई, हर एक स्टेप पे क्या क्या इन्होंने किया, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ भी है और देखने के लिए भी है। नाइनटीन 1933 में इस आइलैंड का नाम बदल के लिबर्टी आइलैंड रखा गया इसी स्टैचू की वजह से, और 1984 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। वेट कर रहे हैं ये बोट आ जाए, फिर हम आगे दोबारा से वापस चलेंगे और आगे दिखाते हैं। लिबर्टी आइलैंड से निकल के अभी हम फेरी में हैं, एलिस आइलैंड पे रुके हैं। हम इधर ही वेट करेंगे और साथ ही जब ये फेरी न्यूयॉर्क जाएगी तो हम वहाँ पर यहाँ इस फेरी से उतरेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे इमिग्रेशन लॉज भी चेंज हुए और एयरप्लेन्स का यूज़ बहुत ही कॉमन होने लगा, जिसकी वजह से एलिस आइलैंड को 1954 में बंद कर दिया गया था। 1965 में इसको एक हिस्टोरिक साइट डिक्लेयर किया गया और 1990 में इसको रेनोवेट करके एक म्यूजियम बना दिया गया। MCU फैंस को ये फेरी देखकर सिर्फ एक ही चीज़ याद आती होगी। अगर आप MCU फैन हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ है जो आपको याद आई इससे। हम मैनहट्टन वापस पहुंच गए हैं, अब इस फेरी से एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल के आगे चलेंगे। फेरी से निकल के पहुंचे हम ईस्ट कोस्ट मेमोरियल। वर्ल्ड वॉर 2 की ये यादगार बैटरी पार्क में ही है जो अमेरिकन फौज के उन सिपाहियों को ऑनर करने के लिए बनाया गया था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अटलांटिक ओशन में अपनी जानें दी। मेमोरियल के बीच में लगी ये चील अमेरिका की ताकत, सोल्जर्स की हिम्मत और बहादुरी को सिंबलाइज करता है। इसको गिलबर्ट डी क्लार्क और पॉल मैनशिप ने डिजाइन किया और मई 23, 1963 में इसको डेडिकेट किया गया। इस चील के साथ ही पाइलॉन्स पर 4,500 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं जिनकी कब्र मौजूद नहीं है। ये सब फौजी अटलांटिक ओशन में उन शिप्स पर थे जिनको जर्मन सबमरीन्स ने डुबाया। जी, तो कैसा रहा आज का दिन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। थके हुए हैं और
अब जाके कहीं खाना वाना खाते हैं और देखते हैं और सोचते हैं आगे क्या करना है। ये हमारे अंकल हैं, पाकिस्तान से आए हैं। हम इनको लेकर आए न्यूयॉर्क घुमाने के लिए। आज ये बिल्कुल वही फुल बुजुर्गों वाली फील दे रहे हैं। फेरी का टूर ख़त्म करके हम निकले हैं बैटरी पार्क से और अब हम चलते हुए जा रहे हैं 9/11 मेमोरियल की तरफ। आइलैंड पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, सब कुछ उड़ रहा था। जैसे ही हम यहाँ वापस आए मैनहट्टन पे तो एटलीस्ट ये है कि हवा इतनी तेज़ नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। बिल्डिंग्स की वजह से इतनी ज़्यादा हवा तेज़ मुंह पे नहीं लग रही। एलिस आइलैंड और लिबर्टी आइलैंड पे बहुत तेज़ हवा थी। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी ने ऑक्यूलस हब को रिप्लेस करने के लिए एक डिजाइन कंपटीशन लॉन्च किया, जिसमें स्पेनिश आर्किटेक्ट सांतियागो कलात्रावा का डिजाइन इस न्यू हब के लिए सेलेक्ट किया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 से 2016 तक चली और तकरीबन $4 बिलियन का खर्चा आया। अब हम पहुंच गए हैं 9/11 मेमोरियल पर, जहां ओरिजिनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे किसी टाइम पे। उसी बिल्डिंग की जगह पर इन्होंने 2 मेमोरियल बनाए हैं, बिल्डिंग टावर 1 और टावर 2 के। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से है। इस वक्त यहाँ पर हम हैं, ये नॉर्थ पोल है जहाँ पर एक टावर था, ये दूसरा टावर था और ये जो है वो मेमोरियल म्यूज़ियम है। उसके साथ की एंट्रेंस यहीं से ही है। अगर आप हमारे राइट साइड पर देखें तो ये पोल 1 का मेमोरियल इस तरफ है और ये साथ जो है इस वक्त का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये है मेमोरियल म्यूज़ियम। ये ऐसे साइडों पे उन सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी डेथ हुई थी इस सानहे में, और ये वो पूरा मेमोरियल है। इस वक्त अभी हम नॉर्थ टावर के पास हैं। ये माइकल एरैड का कॉन्सेप्ट है, जिसको लैंडस्केप आर्किटेक्ट पीटर वॉकर की मदद से बनाया गया। इस यादगार को 2001 के टेररिस्ट अटैक्स में मरने वालों को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। दोनों पूल्स का साइज ओरिजिनल बिल्डिंग्स के फुटप्रिंट जितना है। जैसा कि आपने देखा भी था कि पूल्स के चारों तरफ ब्रॉन्ज पैनल्स लगे हुए हैं, जिसमें न सिर्फ 9/11 में मरने वाले 2977 बेकसूर लोगों के नाम लिखे हुए हैं,
बल्कि 93 की बॉम्बिंग्स में मरने वाले 3 लोगों के नाम भी हैं। इन 2977 मरने वाले लोगों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मौजूद सिविलियंस के साथ साथ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और वो लोग भी शामिल हैं जो हाईजैक होने वाले प्लेन्स में थे। ये वो वाकया था जिसने दुनिया को न सिर्फ हिला के रख दिया था बल्कि इसने दुनिया को ही बदल दिया था। अमेरिका ने वॉर और टेरर शुरू करी, जिससे क्या क्या हुआ आप सब लोगों को पता ही होगा। यूएस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पॉलिसीज बदल गई, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी बनाया गया और सबसे बढ़ के यूएसए पेट्रियाटिक एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे क्या क्या हुआ उस पर पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है। मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, तो जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबको इस तरह की मुश्किलात से बचाए और जिस तरह 9/11 पे हुआ इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। ये आप कह सकते हैं कि इंसानियत के लिए भी एक बुरा दिन था और जैसा हमारा दीन और हमारा मज़हब कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो दुआ करें खुदा ताला हमें इन अफ़ात से आगे नसीब करे। अब जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोर है मेसीज़ का, वन ऑफ द बिगेस्ट मेसीज़ स्टोर। तो ढूंढते हैं वो कहाँ है, वहाँ जाते हैं, कुछ ख़रीदारी करते हैं, साथ साथ घूमते भी रहते हैं। जा रहे हैं पेन स्टेशन 34 स्ट्रीट वेस्ट। क्या करना है वहाँ पे हमने मेसी स्टोर है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर है, उसको विज़िट करेंगे और सेकेंडली वहीं पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, उसको भी हम देखेंगे। अगर अलाउ करेंगे अंदर जाने का ठीक है, नहीं तो बाहर चलेंगे। न्यूयॉर्क का सबवे सिस्टम कमाल का है, मुझे बहुत पसंद आया। 24 घंटे ट्रेन चलती हैं, 7 दिन, किसी भी दिन ऑफ नहीं होता है और कंटिन्यू एफर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए जो की गई हैं। मेट्रो कार्ड है जिसमें रीलोडेबल सिस्टम है, हमारे यहाँ प्रेस्टो चलता है आई थिंक टीटीसी में, टोरंटो ट्रांजिट में, इनके पास मेट्रो कार्ड है जो हमने सुबह ख़रीद लिया था और ऑलमोस्ट अभी पूरा दिन हमें गुजर गया। हम जहाँ भी जा रहे हैं वो कार्ड टैप कर रहे हैं एंड ऑफ वी गो। सबवे से निकलते ही हमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख गई। एम्पायर स्टेट दुनिया की मशहूर बिल्डिंग्स में से एक है जो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाई जा चुकी है। ऑलमोस्ट हर डिज़ास्टर मूवी में सबसे पहले इसी को गिराया जाता है। 1970 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनने से पहले तकरीबन 40 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर को विलियम एफ लैम्ब ने डिज़ाइन किया था और इसकी कंस्ट्रक्शन द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हुई। इस पूरी बिल्डिंग को सिर्फ 410 दिन में कंप्लीट किया गया और यहाँ हमारा यंग एंड एग्लिंटन का सबवे स्टेशन पिछले 17-18 सालों से बन रहा है और आज तक उसकी कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रही। निकले तो थे हम मेसीज जाने के लिए, लेकिन रास्ते में भूख लग गई और अरीब साहब ने शेक शैक भी ढूंढ लिया पास में। तो हम पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आगे मेसीज की तरफ चलेंगे।
यहाँ आके पता चला कि एम्पायर स्टेट बिल्कुल मेसीज के पास ही है। इस शहर में नया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हेरल्ड स्क्वायर ये जगह न्यूयॉर्क हेरल्ड न्यूज़पेपर के नाम से आया क्योंकि 188 साल पहले 1835 में उसका ऑफिस यहाँ हुआ करता था। उन्नीस सौ 2 में मेसीज का ये स्टोर 5th एवेन्यू से मूव होकर हेरल्ड स्क्वायर में आर्किटेक्ट रॉबर्ट डी कोहन की डिजाइन की हुई इस न्यू बिल्डिंग में आया जहाँ ये अभी तक है। अठारह में रोलैंड मेसी ने स्टोर को बनाया जहां सिर्फ ड्राई गुड्स बेचा करते थे। बहुत स्ट्रगल देखने के बाद आज ये स्टोर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हेरल्ड स्क्वायर में मूव होना स्टोर की हिस्ट्री का एक बहुत मेजर माइलस्टोन था जिसने इसको दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर बनाया। ये स्टोर 1947 की क्लासिक मूवी द मिरेकल ऑफ 34th स्ट्रीट के बाद और भी ज्यादा फेमस हो गया था। आज 2023 में हम इस 100 साल से ज्यादा पुराने स्टोर में घूम रहे हैं मगर लग बिल्कुल नहीं रहा कि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है। सुबह के चले शाम हो चुकी है। सुबह से हम निकले हुए हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, सबवेज पर घूम रहे हैं। आज ऑलमोस्ट हमने पूरा दिन सदर्न मैनहट्टन में गुजारा है और जो जो चीजें देखने वाली थी वो हम देख चुके हैं। अब सबवे लेकर हम जाएंगे न्यू जर्सी की तरफ। रास्ते में मुबशिर भाई कहते हैं उनका पुराना ऑफिस भी आएगा तो हम वो भी देखेंगे। आज सुबह से सबवेज में घूम घूम कर हमें और कुछ आए ना आए मेट्रो कार्ड यूज करना आ गया। तो अब देखें, एक दफा कार्ड स्वाइप करने के बाद दरवाजा खुल रहा है। जी थक गए? कितना? थक गए बस हो गया। अब चले वापस और चल के आराम करते हैं। सुबह से मैनहट्टन घूम रहे हैं और ऑलमोस्ट बैटरी हम सारों की डेड हो चुकी है। घूम घूम के बहुत थक गए। आई एम नॉट वेरी गुड विद डायरेक्शंस बट जो साउथ ईस्ट पार्ट है मैनहट्टन का आज हमने वो देखा है। आज हम लिबर्टी आइलैंड गए, लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा, वहाँ म्यूज़ियम देखा। अब हम वापस सबवे स्टेशन पर आ गए हैं और यहाँ से ट्रेन में बैठकर वापस होटल की तरफ जाएंगे और आज का दिन यहाँ ख़त्म करेंगे। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सदियों पुराना ये रेलवे स्टेशन है। न्यूपोर्ट पे हम उतरे, यहाँ से हम होटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन स्टेशन को देख के वाकई में लग रहा है कि एटलीस्ट 100-150-200 साल पुराना ये ट्रेन स्टेशन है।
कितना पुराना है ये स्टेशन? पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन मेरा ख्याल 100 साल से ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा डे 2 न्यूयॉर्क सिटी में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काफ़ी थक गए हैं। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू होटल। डू लेट अस नो इन योर कमेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्या क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको वो भी दिखाएं नेक्स्ट ट्रिप में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़िर। अस्सलाम वालेकुम।